बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम पढ़ रहे थे EMI AC, ठीक है। और मैंने आपको जो प्रीवियस लेक्चर्स में टॉपिक दिखाया था वो था मोशनल EMF, और हम उसके ऊपर बेटा प्रॉब्लम्स कर रहे थे, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने बेटा प्रॉब्लम्स डिस्कस की, और मैंने पहले ही कहा था कि मोशनल EMF पे बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर के लास्ट में अगर आपने याद होगा, मैंने आपको एक सवाल दिया था और मैंने कहा भी था कि आप इसको कीजिए, ठीक है। कुछ बच्चों ने अप्रोच भी किया था, लेकिन मैं इस सवाल को यहाँ पे खुद दिखाना चाहता हूँ। मुझे ये प्रॉब्लम बहुत अच्छी लगती है इन अ सेंस कि ये खाली एक चीज़ नहीं है, बेसिकली क्लस्टर प्रॉब्लम है। इसमें आज तक बहुत एग्जाम्स में बेटा डिफरेंट चीज़ें पूछी गई है, ठीक है। क्वेश्चन मैंने पिछली बार ही आपको बताया था, मैं फिर से वो आपको बता दूंगा। ये यहाँ पे कुछ ऐसा अरेंजमेंट है, यहाँ पे मेटेलिक वायर है, ठीक है। यहाँ पे एक कैपेसिटर रखा हुआ है बीच में, और यहाँ पे एक कंडक्टर है बेटा, और इस कंडक्टर को यहाँ पे छोड़ा जाता है, ठीक। तो जाहिर सी बात है इस पे वेट आएगा तो जो इसको नीचे की तरफ लाएगा। लेकिन यहाँ पे अनलाइक बाकी जो न्यूमेरिकल थे हमारे पास, उनमें बेटा हम यहाँ पे रेजिस्टर रखते थे, लेकिन इस प्रॉब्लम में यहाँ पे एक कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर की वजह से यहाँ पे बहुत चेंजेस आएंगी, ठीक है। और इस न्यूमेरिकल में हालांकि यही बताया है कि इसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं, लेकिन हम एक काम करेंगे, हम इसका एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे एक्सेलरेशन का, और एक्सेलरेशन निकालने के बाद, इस रॉड की एक्सेलरेशन निकालने के बाद, जो कि कांस्टेंट देखना हमें है कि नहीं या व्हाटएवर जो भी है, ठीक है। उसके बाद मैं और भी एक्सरसाइज आपको कराऊंगा इस न्यूमेरिकल में, क्योंकि एक टाइम पे पूछा गया था कि कैपेसिटर के ऊपर का चार्ज बताइए या इसकी वेलोसिटी बताइए, ठीक है, कैसे चेंज हो रही होगी अगर एक्सेलरेशन है, ठीक। या इसके ऊपर एक और सवाल आया था कि इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस तरीके से यहाँ पे चेंज होंगी। तो ये मल्टीपल क्वेश्चंस जो है वो मैं इसी से यहाँ पे आपको दिखाऊंगा और आपको सारे इसकी फिजिक्स से फेमिलियर कराऊंगा। हमारा बेसिक स्ट्रक्चर यही है फिजिक्स, यहाँ पे जो मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको प्रॉब्लम्स के थ्रू, न्यूमेरिकल्स के थ्रू बेटा आपको फिजिक्स जो है वो समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, सिंपल है। कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड मास M कैन स्लाइड विदाउट एनी फ्रिक्शन along two conductors connected through a capacitor. A uniform magnetic field is set up perpendicular to the plane of paper. The acceleration of the conductor is, इसका बेटा मास M है, ठीक है, और इसकी लेंथ जो है वो L के बराबर दी गई है। सो इट्स मास M, ऑब्वियसली इसका वेट आएगा नीचे, और इसकी लेंथ बेटा L के बराबर है। तो आपको बताना है इसकी एक्सेलरेशन, लेकिन मैंने आपको कहा कि हम इसमें और भी चीजें एक ही बार में कैलकुलेट करके रखेंगे, इसकी सारे फिजिक्स पढ़ के रखेंगे बेटा, ठीक है। तो मैं यहां पे बेटा आपको दिखाऊंगा। सो लेट मी ड्रॉ दिस। ये यहां पे कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस को हम C मानेंगे। यहां पे एक वायर है बेटा, ठीक है, जो यहाँ पे स्लाइड कर सकती है, और ये स्लाइड कर रही है, ठीक है, जिसका मास M के बराबर है। हमें बताना है कि इस कैपेसिटर, हमें बताना है इसकी एक्सेलरेशन, और बाद में मैं आपको और भी चीजें दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, सबसे पहले जब हम इस प्रॉब्लम को विजुअलाइज करेंगे तो इस पे बेटा वेट आएगा mg, जो इस वायर को बेटा नीचे की तरफ यहाँ पे लाएगा। तो जैसे ही बेटा वायर नीचे की तरफ जाएगी, यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। उस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से यहाँ पे जो ये कैपेसिटर है उसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस लगेगा। कैपेसिटर चार्ज स्टोर करने लगेगा, और चार्ज स्टोर करने के टाइम पे बाज़ाब्ता करंट चलेगी, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज हो रहा, ठीक है। तो हम यहां पे यही कैलकुलेशन करेंगे कि जब ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा उस टाइम पे जो करंट चलेगी, क्योंकि करंट की वजह से यहां पे ऑपोजिंग फोर्स भी आएगा। लेकिन जो यहां पे बेटा ऑपोजिंग फोर्स आएगा, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स याद होंगे, ऑपोजिंग फोर्स जो होता है दैट इज इक्वल टू B स्क्वायर L स्क्वायर V डिवाइड बाय R। लेकिन वो तब होता है जब आपके पास बेटा रेजिस्टर होता है, यहां पे बेटा रेजिस्टर नहीं है। So we cannot use that expression directly over here. यहाँ पे हमें फंडामेंटल, जैसे मैंने वहां पे निकाल के दिया था, यहाँ पे भी हमें ये फोर्स निकालना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो हम ये फोर्स कैसे निकालेंगे, तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम एक काम करेंगे। सबसे पहले मैं देखूंगा कैपेसिटर के ऊपर का जो चार्ज है Q, दैट चार्ज विल बी इक्वल बेटा C इंटू V। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, और क्योंकि हम यहाँ पे V के बदले E लिखते हैं तो मैं यहाँ पे बेटा E लिख रहा हूं। Q इज इक्वल टू C इंटू E। दैट मीन चार्ज निकालने के लिए मुझे E की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। E मुझे निकालना आएगा बेटा, वेयर E जो है दैट इज इक्वल टू B L एंड V। EMF वो आपको निकालना आएगा, क्योंकि इसकी लेंथ बेटा L के बराबर है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड यहां पे अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली इनवर्ट्स। तो B L एंड V आप देख सकते हैं, वेलोसिटी नीचे की तरफ है, लेकिन याद रहे यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल होगी बेटा, ठीक है। सो E इज इक्वल टू BLV। देयरफॉर अगर मैं बेटा चार्ज की बात करूंगा
चार्ज ऑन द कैपेसिटर विल बी इक्वल टू सी, ई के बदले आएगा बेटा बी एल एंड वी। अब चार्ज तो मैंने कैपेसिटर का निकाल दिया, ठीक है, लेकिन मुझे चार्ज नहीं चाहिए, मुझे करंट चाहिए। करंट ही मुझे बताएगा कि इसके ऊपर कितना फोर्स आएगा, कैसा फोर्स आएगा। तो उसके लिए मैं यहां पे निकालूंगा करंट। देयरफॉर पढ़ा होगा बेटा आपने, करंट इज इक्वल टू द रेट एट विच द चार्ज फ्लोज इन अ सर्किट। तो चार्ज ऐसे है तो यहां पे dq बाई dt अगर मैं करूंगा तो करंट निकलेगा सर्किट के अंदर, क्या होगा, ठीक है। और ये करंट जो है दैट विल बी सिंपली इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करना है, चले मैं यहां पे एक स्टेप लिख देता हूं। इट इज इक्वल टू सी बी एल एंड वी। इसमें से बेटा कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कांस्टेंट रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड क्वेश्चन में कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ द वायर इज कांस्टेंट, दैट मींस बेटा इट विल बी dv बाई dt। दिस इज द करंट इन द सर्किट। तो बेटा अगर यहां पे करंट आएगी, ध्यान से देखिएगा, अगर यहां पे बेटा करंट आएगी, ऑब्वियसली ये वाला साइड हाई पोटेंशियल पे होगा और ये वाला साइड बेटा लोअर पोटेंशियल पे होगा। सो करंट विल फ्लो लाइक दिस। तो सर्किट में करंट के लिए ये ऐसा है, इट इज ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। तो यहां पे अगर आप देखोगे बेटा करंट जो है IL क्रॉस बी, तो यहां पे फोर्स ऊपर की तरफ आएगा जो मैंने दिखाया था, फोर्स, एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू बेटा फोर्स ऑन द कंडक्टर upward force on conductor। कंडक्टर के ऊपर जो अपवर्ड फोर्स होगा दैट विल बी बेटा IL क्रॉस B, क्योंकि यहां पे IL और B 90 के एंगल पे है, सो इट इज बेटा सिंपली ILB वेयर I इज इक्वल टू दिस मच। याद रहे यही मैंने किया था जब मैंने रेजिस्टर वाला दिखाया था, लेकिन उस टाइम पे आपका रेजिस्टेंस था, किया यही था, फिर उसमें भी I का वैल्यू डाल के आया था B स्क्वायर L स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहां पे I का वैल्यू डिफरेंट है, इसीलिए मैंने आपको ये प्रॉब्लम यहां पे दिखाई। सो द फोर्स विल बी इक्वल टू, इस I के बदले आएगा CB L dV बाई dt, और अपना बचेगा L इंटू B, ये अलग से है बेटा, ठीक है। सो L स्क्वायर B स्क्वायर यहां पे आएगा, सो योर अपवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू C B स्क्वायर L स्क्वायर dV बाई dt। दिस इज द अपवर्ड फोर्स, ये बेटा ऊपर की तरफ होगा ये फोर्स जिसकी मैं बात कर रहा हूं। रेजिस्टिव सर्किट में ऐसा नहीं होता है, रेजिस्टिव सर्किट में अपवर्ड फोर्स डिफरेंट होता है, वहां पे फिर टर्मिनल वेलोसिटी कॉन्सेप्ट, लेकिन यहां पे ऐसा है। तो अगर हम देखेंगे बेटा ये जो रॉड नीचे गिर रही है, ये जो बेटा यहां पे ये रॉड जब यहां पे बेटा नीचे की तरफ गिरेगी, ठीक है, तो आप देख सकते हैं नीचे की तरफ इसके ऊपर फोर्स पड़ रहा है mg, जबकि ऊपर की तरफ ये फोर्स पड़ रहा है, ठीक। तो मैं यहां पे इस पे न्यूटन सेकंड लॉ इस्तेमाल करके सो एज पर न्यूटन सेकंड लॉ बेटा, ये रॉड है उस डायग्राम में, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ इसका वेट है mg और ऊपर की तरफ बेटा इसके ऊपर फोर्स है, सो ये नीचे की तरफ जा रहा है। सो एज पर न्यूटन सेकंड लॉ द एक्सेलरेशन मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट मींस नेट फोर्स ऑफ द रॉड विल बी इक्वल टू, नीचे की तरफ जो फोर्स है उसमें से बेटा F को हम माइनस करेंगे, सो ma इज इक्वल टू बेटा mg माइनस F, ठीक है। दिस गिव्स यू द नेट फोर्स एक्टिंग द डाउनवर्ड्स, एंड दैट मींस दिस विल बी m, a के बदले आएगा बेटा dv बाई dt इज इक्वल टू mg। अब यहां बेटा आपका f है, f मैंने अभी निकाल के, दैट इज c b स्क्वायर l स्क्वायर dv बाई dt। बहुत आसान है, c b स्क्वायर l स्क्वायर dv बाई dt, हाँ यही है, ठीक है। याद रहे हमें एक्सेलरेशन के बारे में पूछा गया है, इसका मतलब ये है दैट m dv बाई dt, इस टर्म को यहां पे ले जाऊंगा c b स्क्वायर l स्क्वायर dv बाई dt विल बी इक्वल टू बेटा mg, ठीक है। एंड दैट मीन्स बेटा यहां पे dv बाई dt कॉमन निकाल के इट इज m प्लस c b स्क्वायर l स्क्वायर शाबाश dv बाई dt इज इक्वल टू mg, एंड दैट मीन्स बेटा dv बाई dt
इज इक्वल टू एम जी होल डिवाइडेड बाय एम प्लस सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर। ये बेटा हमारा मैथमेटिक्स खत्म हो गया, अब हम थोड़ी सी फिजिक्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, फिजिक्स ये है कि अगर आप यहां पे देखोगे हमने dv बाई dt दैट मींस एक्सेलरेशन हमने निकाला। दिस एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड यहां पे जो है दैट इज इक्वल टू एम जी विच इज कांस्टेंट, मास इज बेटा कांस्टेंट, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, एल इज कांस्टेंट। तो यहां पे अगर आप देखोगे कोई भी ऐसी चीज नहीं जो कि वेरिएबल है। दैट मींस राइट हैंड साइड इसका बेटा कांस्टेंट है, तो राइट हैंड साइड अगर कांस्टेंट होगा दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड भी कांस्टेंट रहेगा। सो दिस इज कांस्टेंट। दिस इज बेसिकली एक्सेलरेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं बेटा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt, बट फॉर दिस रॉड जिसमें आपने ये कैपेसिटर देखा हुआ है इसकी एक्सेलरेशन बेटा कांस्टेंट रहेगी। ये सवाल था, अगर आप ऑप्शन में देखेंगे यहां पे यही बताना था क्या द एक्सेलरेशन ऑफ द कंडक्टर इज कांस्टेंट, इंक्रीज डिक्रीज कैन नॉट से, सो इट इज कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन मैं खाली इसको इस सवाल तक नहीं रखना चाहता हूं, मैं इसको और आगे चलाना चाहता हूं। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है इतना आपने मान लिया। अगर हम बेटा वेलोसिटी की बात करेंगे, ठीक है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, पढ़ा होगा आपने मैकेनिक्स में। देयरफॉर इसकी जो वेलोसिटी होगी दैट विल इंक्रीज लीनियरली, वो लीनियरली चेंज हो जाएगी। अगर हम बेटा इसका इंटीग्रेशन करेंगे dt यहां पे ले जाएंगे इंटीग्रेट, सो इंटीग्रेशन ऑफ dv इज v ऑन द राइट हैंड साइड, इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t, मींस वेलोसिटी विल बी इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय m प्लस सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर multiplied by time t. This is the velocity of this rod and you can see that the velocity of the rod is increasing linearly. Time है, अगर आपको ये डिफिकल्ट लगा इंटीग्रेशन, आपने पढ़ा होगा बेटा डिफरेंशियल इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है। सो इफ यू डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन दिस गेट्स dv by dt on the right hand side, this is constant. Now dt by dt is 1, that means t खत्म हो जाएगा, acceleration will come out to be constant. So if acceleration is constant, velocity has to be linear. यहां पे ये टाइम के साथ बेटा linearly change हो जाएगा। So this is the velocity part. ठीक है, चलिए और भी बातें बताता हूं, ये क्वेश्चन नहीं पूछा था। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर whatever, this is very important बेटा। आपको वेलोसिटी भी पूछा जा सकता है, कुछ और बातें यहां पे बताएंगे। बातें ये है कि अगर मुझे इस रॉड का डिस्प्लेसमेंट बताना होगा, नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट बताना होगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड, जो रॉड नीचे गिर रही है तो नीचे गिरते गिरते ये डिस्प्लेस हो रही है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? आई कैन यूज द सिंपल इक्वेशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। आप बोलेंगे सर कैसे कर सकते हैं इक्वेशन इस्तेमाल, ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। आपने पढ़ा होगा बेटा काइनेमैटिक्स में एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, वी इज इक्वल टू यू प्लस एट। ये जो काइनेमैटिकल इक्वेशंस होती है ये तब एप्लीकेबल होती है जब बॉडी की एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। Once the acceleration of the body is constant, आपको ये इक्वेशन इस्तेमाल करने से कोई नहीं रोक सकता है बेटा। ठीक है, तो यहां पे क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट वो हमने अभी प्रूव किया, तो दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल। सो द डिस्प्लेसमेंट जो इसका होगा डाउनवर्ड, जो भी नीचे की तरफ गिरेगा, इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए इसको हमने 0 से स्टार्ट किया, सो दिस टर्म विल नॉट बी देयर एंड देन इट इज 1/2 एंड देन बेटा एक्सेलरेशन का वैल्यू हमने यहां पे निकाला अभी, ठीक है, दैट इज इक्वल टू आई थिंक mg डिवाइडेड बाय शाबाश m प्लस c b square l square. This is the acceleration and then beta t square. This is how the displacement of the rod will change. ठीक है, c it's b square and beta l square. तो ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है और ये इक्वेशन भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन रहेगी। मैं इसी को यहां पे हाईलाइट करूंगा बेटा। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। और एक बात बताऊंगा, एक और सवाल करके देंगे क्योंकि कभी ये डिस्प्लेसमेंट के लिए पूछा गया था, कभी वेलोसिटी के लिए, कभी एक्सेलरेशन, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है यहां पे जो होगा दैट इज बेटा चार्ज ऑन द कैपेसिटर। चार्ज ऑन कैपेसिटर, बेटा चार्ज ऑन कैपेसिटर अगर आपको याद होगा जिससे मैंने सवाल स्टार्ट किया था, चार्ज ऑन कैपेसिटर इज Q is equal to C into potential difference, that is BLV। ठीक है, और क्योंकि हमने बेटा वेलोसिटी निकाल दी है इसकी, तो यहां पे चार्ज ऑन कैपेसिटर जो होगा दैट विल बी इक्वल टू CBL। अब जो V है बेटा दैट इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय m प्लस CB स्क्वायर L स्क्वायर एंड देन बेटा देयर वाज टाइम t। एक्सेलरेशन में टाइम नहीं था लेकिन वेलोसिटी में बेटा टाइम था। सो दिस इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर
and as per the equation charge on the capacitor will go on increasing बेटा। तो मैंने ये जो न्यूमेरिकल आपके सामने यहाँ पे था, अब इसके डेटा में ऐसा ही न्यूमेरिकल था, मैंने इस न्यूमेरिकल के बेटा 4 न्यूमेरिकल बनाए आपके लिए, ठीक है। मैंने इसको 4 चीजों के लिए सॉल्व किया। मैंने इसको सॉल्व किया, हालांकि एक सिंपल स्टेटमेंट बेस्ड था कि इसकी एक्सप्रेशन क्या होगी, तो मैंने बेटा इसकी एक्सप्रेशन निकाल के दिया आपके सामने, इसको एक्सप्रेशन के लिए सॉल्व किया। इसकी वेलोसिटी मैंने आपको बताई टाइम के साथ लीनियरली डिपेंड करेगी या नहीं डिपेंड कर, या ना इसके ऊपर प्रोपोर्शनल होगी। उसके बाद बेटा डिस्प्लेसमेंट, जब ये रॉड नीचे की तरफ गिरेगी तो इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे वेरी करेगा वो भी मैंने आपके सामने यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है। और उसके बाद बेटा यहाँ पे चार्ज ऑन कैपेसिटर जो होगा वो भी मैंने बेटा आपके सामने यहाँ पे रख दिया। दिस इज हाउ द चार्ज ऑन द कैपेसिटर विल वेरी। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई ना कोई जो मैंने स्टेटमेंट बताया वो बेटा बहुत यूजफुल रहेगा आपके लिए बेटा, ठीक है। सो दिस वाज द प्रीवियस प्रॉब्लम जो कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराई थी। अब बेटा आगे चलेंगे और भी प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, ठीक है। ये जो मैं आपको सवाल कराऊंगा ये एक क्वेश्चंस का एक ऐसा ये कलेक्शन है जिनसे हम बेटा फिजिक्स सीखेंगे, ठीक है। आपको मैं प्रिपेयर करूंगा, तो मैं आपको अब इसी इमोशनल लेवल पे और भी कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा जिससे हमें कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है बेटा। चले मैं आपको एक सवाल दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। सवाल आपके सामने है। सवाल ये है, मान लीजिए मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एग्जाम्पल है बेटा, दिस इज एन एग्जाम्पल। मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसा एक कंडक्टर है, वायर है, कॉपर की वायर राइट एंगल जैसी है, जिसमें से इसकी लेंथ बेटा L के बराबर है। जो मैं बताते जा रहा हूं वो आपके लिए डेटा बनेगा। सो दिस इज L, ठीक है। और इस पूरे कंडक्टिंग ट्रायंगल को, कॉपर वायर से बना हुआ ट्रायंगल जो है, इसको चलाया जा रहा है ऐसे विद वेलोसिटी v, और यहां पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। A uniform magnetic field is existing in this space in which this triangle is moved perpendicular to the magnetic field, ठीक है, with these specifications। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बेटा B के बराबर होगा जो कि कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब जब इस ट्राइंगल को चला रहे हैं हम, ठीक है, I'll name it A, B and C। The question is that we have to find what is the EMF developer. This is the first part of the question. थोड़ा यहां बनाता हूं मैं। The first part of the question is that we have to calculate EMF developed across the whole loop ABC, and then we have to calculate EMF developed across, चलिए BC, we'll calculate EMF developed across each side। so BC तो हो गया बेटा, BA निकालते हैं और AC निकालते हैं या AB निकालते हैं। so this is the question। मैं फिर से बताता हूं, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जैसा कि आप देख सकते हैं, जिसका लेंथ यहां पे L दिया, बाकी साइड नहीं दिया है बेटा, ठीक है। और इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में चलाया जा रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। आपको बताना है पूरे लूप में कितना ईएमएफ बनेगा, फिर बीसी में कितना ईएमएफ, यानी बीसी के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बीए के अक्रॉस कितना होगा, एबी के अक्रॉस कितना होगा। तो ऐसे क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर्स के अंदर हम कैसे निकालेंगे ईएमएफ, मैं आपको ये ऐसे दिखाता हूं बेटा, ठीक है। इससे कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। बाद में तो आप ये सवाल ज़बानी कर लेंगे इस तरीके के, लेकिन कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मैं इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले ये ऐसा है, तो हम इसका बेटा कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन करने के लिए मैं यहीं पे स्टार्ट कर लूंगा बेटा कैलकुलेशन, या चलिए आई विल स्टार्ट इट ओवर हियर। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे जो पूरा लूप है बेटा, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। पूरा लूप है, जब बेटा जब इस ट्राइंगल को हम चला रहे हैं, पहले पार्ट के लिए सॉल्व कर रहा हूं, जब इस ट्राइंगल को हम चला रहे हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, बेटा इसका फ्लक्स चेंज नहीं होगा। अगर इसके थ्रू यहां पे 1 2 3 4 5, चलो मान लो यहां पे एक और 6 फील्ड लाइंस पास हो रही है, तो जब मैं इसको आगे चलाऊंगा फिर से 6 ही फील्ड लाइंस आएंगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहां पे कांस्टेंट है। जितनी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की यहां पे है उतनी डेंसिटी यहां पे, तो मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, सो मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट इंक्रीजिंग विद टाइम और स्पेस बेटा, ठीक है।
तो उस हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, इसका एरिया कांस्टेंट है, ठीक है, और मैं इसको रोटेट भी नहीं कर रहा हूं, तो तीनों चीजें कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, और ओरिएंटेशन भी इसकी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब यह है कि फ्लक्स के चेंज होने का कोई तरीका है ही नहीं। जब फ्लक्स चेंज नहीं होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो लॉ है वो सीधा बताता है कि वहां पे ईएमएफ डेवलप नहीं होगा, क्योंकि लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये बोलता है दैट ईएमएफ डेवलप्ड इज इक्वल टू द रेट एट विच द फ्लक्स इज चेंजिंग। अरे भाई, जब फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है तो रेट की क्या बात कर रहे हैं आप, फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, सो d∅/dt विल बी इक्वल टू 0। दैट मींस पहले पार्ट का यहां पे अगर हम देखेंगे, पहले पार्ट को सॉल्व करना ही नहीं है, दैट इज वेरी इजी, दैट इज ABC एंड दैट इज इक्वल टू 0, वेरी कॉन्सेप्चुअल थिंग। लेकिन इस कॉन्सेप्चुअल चीज पे मैं दूसरे तरीके से लास्ट में वापस पहुंचूंगा, ताकि आपको लगे यूनिफॉर्मिटी लगे, फिजिक्स की यूनिफॉर्मिटी लगे कि किसी भी तरीके से आपको बेटा 0 ही मिलेगा, तो पूरे लूप में कोई ईएमएफ यहां पे डेवलप नहीं होगा बेटा, ठीक है। अब अगर मैं बेटा दूसरी की बात करता हूं, तो ध्यान से देखिएगा, दूसरा है बेटा BC, तो B और C के दरमियान देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनेगा। तो B और C को मैं यहां पे इससे अलग कराऊंगा, मैं देखूंगा B और C मेरे लिए क्या बिहेव करेगा बेटा। B और C क्या बिहेव करेगा, तो बेटा देखिए ध्यान से, BC यहां पे एक वर्टिकल लाइन है जिसकी लेंथ बेटा L के बराबर है, और जब मैं ट्राइंगल को खींच रहा हूं, असल में मैं इस लाइन को भी, BC लाइन को यहां पे खींच रहा हूं, सो इट इज B एंड C, मैं इसको भी यहां से खींच रहा हूं, ठीक है, और यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, और मैंने आपको पढ़ाया था किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप इस तरीके से एक वायर को घुमाते हैं, वहां पे एक ईएमएफ डेवलप होता है, और वो ईएमएफ जो होता है दैट इज बेसिकली गिवन एज V क्रॉस B डॉट L, अगर आपको याद होगा यहां पे, लेकिन V यहां की तरफ है, L यहां की तरफ है, दैट मींस ये परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर यानी तीनों परपेंडिकुलर है, तो टेंशन लेने की यहां पे जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। तो यहां पे जो आपका ईएमएफ आएगा, दिस ईएमएफ विल बी इक्वल बेटा B, V एंड L, किसी भी डाउट के बगैर EBC विल बी BVL। बेसिकली ये जो यहां पे कॉन्फ़िगरेशन है, ये ऐसी ही कॉन्फ़िगरेशन मैंने इससे पहले भी आपको सिखाया था, ये ऐसी ही कॉन्फ़िगरेशन है जैसे कि आप यहां पे एक बैटरी लिए हुए हो, याद रहे बेटा, हायर साइड कौन सा है, लोअर साइड कौन सा है, तो उसके लिए बेटा V क्रॉस B देखना पड़ता है, तो V क्रॉस B, V यहां की तरफ, B यहां की तरफ, सो V क्रॉस B, हायर पोटेंशियल ये बनेगा, दैट मींस ये बैटरी का पॉजिटिव और ये नेगेटिव बनेगा, ठीक है, एंड दिस बैटरी विल हैव अ पोटेंशियल E एंड दैट इज इक्वल बेटा BVL, लाइक दिस। बहुत आसान है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट मूविंग दिस BC वायर मींस यू आर हैविंग अ बैटरी। सो ट्राइंगल का जो राइट हैंड साइड है बेटा, ट्राइंगल का जो ये वाला साइड है, ये एक बैटरी है, और बैटरी का वैल्यू जो है वो बेटा BVL के बराबर है। तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे निकाल दिया, द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल बेटा BVL, ठीक है। तो बेटा हम अब आगे चलते हैं, आगे चलने पे आपको बताना है बेटा BA के दरमियान क्या पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा, BA के दरमियान क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, बहुत आसान है, यह आपको जबानी ही पता होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा यहां पे बताऊंगा आपको। तो BA अगर हम देखेंगे, BA, तो BA याद रहे बेटा ये एक ऐसी वायर है, ठीक है, जिसकी जो भी लेंथ है, ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड है, और वेलोसिटी बेटा इसी डायरेक्शन में। मैंने आपको बताया था कि ये ट्रिपल प्रोडक्ट होता है जिसमें दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हुए तो आंसर बेटा 0 आएगा। तो आप देखिए बेटा V इस डायरेक्शन में है, क्योंकि बेस, ट्राइंगल की जो बेस है वो ऐसी है, ठीक है, आप इसको यहां की तरफ चला रहे हो तो बेस यहां की तरफ ऐसे शिफ्ट करिए, तो वेलोसिटी और इस ट्राइंगल की जो लेंथ है, लेट अस सपोज इसकी कोई भी लेंथ होगी L डैश, ठीक है, तो वेलोसिटी और L यहां पे पैरेलल है, पैरेलल होने के टाइम पे देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, आपको पढ़ा चुका हूं, दैट मींस यहां पे इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, देयर इज नो सेल इन्वॉल्वड इन द बेस ऑफ द ट्राइंगल, परपेंडिकुलर में है, बेस में बेटा नहीं है। अब बचा हमारे पास हाइपोटेन्यूज एंड दैट इज बेटा AC मैंने लिखा ही नहीं है, सो इट इज बेटा AC। आई एम बेसिकली ट्राइंग कि आपको हर एक तरीके से आ जाए कहां पे क्या करना है ना। AC के दरमियान अगर हमें देखना है तो इसके लिए हमें इसकी लेंथ की जरूरत पड़ेगी, और यहां पे 0 आंसर तो नहीं होगा, उतना तो श्योर है, तो हम यहां पे कुछ चीजें इस्तेमाल करेंगे। से फॉर एग्जांपल
मैं यहां का थीटा लिखूंगा खुद, फाइनल आंसर में थीटा नहीं आना चाहिए, मैंने खुद इस्तेमाल किया। और जब मैंने यहां पे थीटा लिखा, लेट अस सपोज दैट दिस साइड इज एक्स, बट व्हेन यू कैलकुलेट इट्स वेरी इजी, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल करेंगे, दिस विल कम आउट टू बी इक्वल बेटा एल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी बेटा, परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट मींस एल डिवाइडेड बाय एक्स, सॉरी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, एल बाय एक्स is equal to sine of theta. So if you want to calculate beta x, that is equal to L divided by sine of theta. ये तो बहुत आसान है. So this side comes out to be equal to L by sine theta, क्योंकि L हमें क्वेश्चन में वहीं से दिया था. So I want answers to come in the form of L. थीटा मैंने खुद इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, लेकिन बाद में ये नहीं होना चाहिए, ये एलिमिनेट होना चाहिए. तो यहां पे लास्ट वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ध्यान से देखिएगा, हमारे पास ये वाला पार्ट अच्छे से देख लेगा, AC निकालना है बेटा, ठीक है. तो AC के लिए हमारे पास यहां पे एक वायर है, एंड द वायर इज लुकिंग लाइक दिस, एंड द वायर हैज लेंथ x लाइक दिस, और इस वायर की वेलोसिटी ऐसी है v वेक्टर, सच दैट v वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द हाइपोटेन्यूज. आप देख सकते हैं बेटा, हॉरिजॉन्टल और हाइपोटेन्यूज के दरमियान थीटा है, दैट मींस v वेक्टर और x के दरमियान डेफिनेटली यहां पे थीटा आएगा, ठीक है. तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो कैलकुलेट करने के लिए आपका जो EMF आता है, EMF की फॉर्मूला जो है हमारे पास, दैट इज बेटा v क्रॉस b डॉट l, अगर आपको याद होगा, क्योंकि यहां पे एंगल्स का हिसाब आपको लेना है. मैग्नेटिक फील्ड बेटा अंदर की तरफ है, तो एंगल्स का हिसाब लगेगा. तो पहली बात यहां पे v क्रॉस b यहां पे जो होगा वो ऊपर की तरफ आएगा, एंड द एंगल इज 90. v स्क्रीन पे है, मैग्नेटिक फील्ड बेटा अंदर है, तो यहां पे अगर हम v क्रॉस b निकालेंगे, v क्रॉस b बेटा खुद ऊपर की तरफ आएगा, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है बेटा, दैट विल बी इक्वल टू v b साइन ऑफ 90. हो गया इसका मैग्नीट्यूड डॉट l. अब l का मैग्नीट्यूड है वो तो बेटा x के बराबर है. चलो मैं इसको थोड़ा नीचे लिखता हूं. So this is basically VB sin of 90, ठीक है. L के बदले यहां पे x आएगा, और V क्रॉस B और L के दरमियान का डॉट निकालना है. तो V क्रॉस B की जो डायरेक्शन है वो यहां पे ऐसे आएगी. दिस वेक्टर रिप्रेजेंट्स V क्रॉस B. V क्रॉस B यहां की तरफ दिखाई देता है, and evidently this angle will be equal to beta 90 minus theta. ये थीटा है तो ये 90 minus theta होगा. So I need angle between V cross B and L. तो V cross B ये है, L ये है, यानी x यहाँ पे जो है, तो इनके दरमियान का एंगल मुझे चाहिए. So it is A magnitude B magnitude cos of theta. Theta is 90 minus theta. I hope बेटा आपको समझ आ रहा है. बहुत मैंने आपको ये दिखाया था, and this is the most general case. इसी तरीके से हम निकालते हैं, ठीक है. So this is going to be VB sin 91. x का वैल्यू अगर आपको याद होगा, इट इज L डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा. cos of 90 minus theta is beta sin of theta. Sin of theta cancels out, and your final answer will be equal to beta VBL. This is the EMF generated across AC, ठीक है. तो दैट मीन्स हमारा जो यहां पे ये रॉड है, हाइपोटेन्यूज वाला जो रॉड है, दिस हाइपोटेन्यूज वाला रॉड जो है, इट इज इक्वलेंट ऑफ हैविंग अ बैटरी लाइक दिस, एंड द बैटरी इज हैविंग एन EMF अगेन BLV. यानी जो बैटरी आपको यहां पे इस पे मिली थी, BLV वर्टिकल वाला, बराबर उसी के जैसा आपको यहां पे एक और बैटरी मिल रही है, ठीक है, A और C के दरमियान, A और C के दरमियान बेटा. So what my conclusion is, the conclusion is that जो आपका ट्रायंगल है, जो ये मूवेबल ट्रायंगल है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, we can replace that triangle by 2 batteries in this particular behavior बेटा.
याद रहे मैंने थीटा खुद इंट्रोड्यूस किया था और उसको बाद में वो खुद भी खत्म हो गया। तो आप यहां पे देखिए बेटा, दो बैटरीज है कनेक्टेड, आइडेंटिकल बैटरीज है, BLV इसका भी EMF है और BLV इसका भी EMF है, दो आइडेंटिकल बैटरीज है जॉइनेड बैक टू बैक। तो अगर ये बेटा दो बैक टू बैक EMF ना बैटरीज यहां पे कनेक्टेड है तो ये आपस में एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर लेगी। ये बैटरी चाहती है करंट ऐसे चले पॉजिटिव टर्मिनल से, ये चाहेगी यहां से बैटरी ऐसे चले ना करंट यहां से चले, ठीक है। और ये दोनों करंट्स कैंसिलेशन इफेक्ट दिखाएगी एंड दैट मींस नेट EMF अगर आप देखोगे इस पूरे लूप का दैट इज जीरो एंड दैट इज द सेम कंक्लूजन जो मैंने आपको यहां पे दिखाया था कि इस पूरे लूप का EMF जो है वो बेटा जीरो के बराबर होगा। ओके, सो माय पॉइंट इज दैट जब यहां पे आप ये ट्रायंगल चला रहे हैं, दिस बिकम्स अ बैटरी हैविंग वैल्यू BVL, दिस साइड बिकम्स अ बैटरी हैविंग वैल्यू BVL। अब आप बोलेंगे सर यहां पे तो फर्क है, यहां पे तो फर्क है। बेटा जो फर्क यहां पे लेंथ के हिसाब से था, जो फर्क यहां पे लेंथ के हिसाब से, वो यहां पे एंगल के हिसाब से बेटा एब्जॉर्ब हो गया, लाइक दैट। सो अगेन यू विल गेट BVL। इसका कोई यहां पे बैटरी नहीं बनेगा क्योंकि ये वेलोसिटी के पैरेलल ये वाला साइड है। सो देयर आर टू आइडेंटिकल बैटरी जो कि आपस में एक दूसरे का इफेक्ट जो है वो कैंसिल करना चाहती है। दैट इज द रीजन कि इसका जो पूरे लूप में EMF होगा वो जीरो होगा, इसका BVL बनेगा, इसका BVL बनेगा और नीचे जो है कोई EMF नहीं बनेगा। और इसी तरीके से मैंने आपको ये समझाया और यहां पे हर एक सिचुएशन डिस्कस की और आपका जो आंसर है वो कंसिस्टेंट है बेटा, जो हमने पहले थ्योरेटिकली बताया कि फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है बेटा, ठीक है। अगर आपको ये समझ आ गया, ट्रायंगल था, क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर है, ठीक है, तो हम बेटा आगे चलते हैं और भी क्लोज्ड फिगर्स यहां पे हम लेते हैं बेटा, ठीक। तो मैं आपके सामने एक और प्रॉब्लम रखता हूं, बहुत अच्छी एग्जांपल है। एग्जाम्पल ये है कि मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अभी बहुत सारे सिचुएशंस, बहुत सारे केसेस जो है वो ऐसे ही है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, फिर हम किसी को फेंकेंगे अंदर की ओर एंड सो ऑन। बट पढ़ना है, विल सी ईच एंड एवरीथिंग, हर कोई केस डिस्कस करेंगे। आपका हर एक न्यूमेरिकल, हर एक ऑब्जेक्टिव आपका निकलना चाहिए, चाहे आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हैं। सो बेटा वी आर हैविंग अ मैग्नेटिक फील्ड एंड इन दिस मैग्नेटिक फील्ड हम एक स्क्वायर लूप चला रहे हैं विद कांस्टेंट वेलोसिटी v, कॉपर वायर से बना हुआ स्क्वायर लूप जिसकी लेंथ L ऐसी ज्योमेट्री दी गई है। एक कॉपर से बनाया स्क्वायर लूप हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चला रहे हैं, ठीक है। इस मैग्नेटिक फील्ड की टोटल लेंथ जो है दैट इज इक्वल टू 3L, यानी स्क्वायर का जो साइड है उसके 3 गुना बड़ा मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है। इसको यहां से चलाया जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाया जा रहा है, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड से बाहर भी निकाला जाता है। with constant velocity। The question is, बहुत सिंपल तरीके से बोल रहा हूं, क्वेश्चन इज ये लूप जब यहां पे अंदर दाखिल हो रहा है, फिर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चल रहा है, फिर बाहर निकल रहा है, हमें इस लूप के अंदर बनी हुई EMF और करंट को प्लॉट करना है। EMF को प्लॉट करना है या करंट को प्लॉट करना है टाइम के साथ। यानी क्या होगा, पहले कितना EMF होगा जब ये बाहर है और अंदर की तरफ दाखिल हो रहा है, उसके बाद कितना EMF होगा जब ये पूरा अंदर एम्बेड हो गया होगा, उसके बाद जब ये बाहर निकल रहा होगा, ठीक है। एक बात तो जबानी बोलूंगा मैं, वो ये कि जब ये पूरा अंदर दाखिल हो गया होगा तो कोई EMF नहीं बनेगा क्योंकि फ्लक्स यहां पे नहीं कटेगा, सॉरी फ्लक्स कटेगा लेकिन फ्लक्स चेंज नहीं होगा। लेकिन जब ये स्क्वायर लूप अंदर दाखिल हो रहा है, फ्लक्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है, डेफिनेटली EMF जनरेट होगा, ठीक है, करंट चलेगी। और जब यहां से बाहर निकलेगा EMF जनरेट होगा, ठीक है, तो करंट जो है वो चलने लगेगी। लेकिन जब ये अंदर होगा तो हम देखेंगे व्हाट विल हैपन, ठीक, EMF होगा अलग अलग हिस्सों में, बट नेट EMF विल बी इक्वल टू 0, वो तो आपको पता ही है। लेकिन हम बेटा इसको पूरा एनालाइज करेंगे। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन अगर हम देखेंगे
तो सबसे पहली बात यह है कि हम सिंपल सी इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे टाइम के लिए, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम के साथ इसका ग्राफ प्लॉट करना है. So when somebody moves with a constant velocity, we use an equation that velocity is equal to distance by time. So that time is equal to distance by velocity. So I'll be using this thing. Time is equal to distance by velocity. Okay. Now we'll discuss each and every case, beta. ये याद रखना time. तो we'll discuss each and every case. सबसे पहला केस जो होगा जब ये बेटा दाखिल हो रहा है, ठीक है. तो first case is that जब ये दाखिल हो रहा है, this is the square loop, and this square loop is just entering. That means time is equal to 0. ठीक है, यहां से लेकर यहां तक L है. जब ये बेटा दाखिल हो जाएगा, दाखिल होने पे ये स्क्वायर लूप यहां पे आ जाएगा और ये यहां से लेकर यहां तक L चल चुका होगा बेटा. ठीक है, तो इतने ही टाइम तक इसका फ्लक्स इंक्रीज होगा. ये यहां पे चल रहा था तो यहां पे था, यहां से जब ये चला फ्लक्स इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया. जब ये इस पोजीशन में आएगा अब फ्लक्स इंक्रीज नहीं होगा. अब जब ये आगे बढ़ेगा फ्लक्स अब कांस्टेंट है. पहले ही कुछ नहीं था लेकिन धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था. तो यहां से लेकर यहां तक अगर हम देखेंगे, यहां से लेकर यहां तक इसको कितना टाइम लगा होगा चलने में. ठीक है, तो टाइम कितना लगा होगा, दैट इज इक्वल टू बेटा L डिवाइडेड बाई V. तो इतना टाइम लगा होगा इसको. तो मैं एक काम करूंगा, फ्रॉम शाबाश, फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू टाइम t इक्वल टू L बाई V. ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट टाइम बनेगा. 0 टाइम जब ये यहां पे था और उसके बाद जब ये अंदर गया, तो जब ये यहां पे पहुंचा तो इस टाइम तक अगर हम देखेंगे ये अंदर की तरफ बेटा बढ़ रहा था. तो जब ये अंदर की तरफ यहां पे बढ़ रहा था तो ये वाला साइड जो है इसके अंदर एक बैटरी डेवलप हो जाएगी, क्योंकि ये वाला जो एंड है, कंडक्टर जो यहां पे है, ये एक बैटरी में तब्दील हो जाएगा. आपको पता है जब एक वर्टिकल वायर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चल रहा होता है तो वो एक बैटरी बन जाएगी. और ये बैटरी किसके बराबर होगी बेटा, BLV के बराबर. B इज मैग्नेटिक फील्ड, L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड V इज द वेलोसिटी. तो ये वाला एंड जो है बैटरी बन जाएगा. लेकिन ये वाला एंड अभी मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है. जब तक कि मैग्नेटिक फील्ड में नहीं घुसेगा इस वाले एंड पे कुछ नहीं होगा. रही बात इसकी और इसकी, चाहे मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है, ये तो वेलोसिटी के पैरेलल है बेटा, वेलोसिटी के पैरेलल है. तो इस और इसमें तो कुछ होगा ही नहीं. खाली ये वाली जो साइड है इसमें जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दाखिल हो जाएगी ये एक्टिवेट हो जाएगी और ये एक बैटरी का काम करेगी. लेकिन ये वाला एंड जो है ये अभी मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, इसके लिए कुछ चेंज नहीं हो रहा, कोई इमोशनल ईएमएफ यहां पे डेवलप नहीं होगा. तो यहां पे क्योंकि बैटरी ऐसी बनेगी बेटा, ठीक है, वेलोसिटी अंदर की तरफ है और मैग्नेटिक वेलोसिटी राइट की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है. तो यहां पे ये हायर पोटेंशियल, इसीलिए मैंने बैटरी ऐसे बनाई. तो यहां पे करंट चलेगी और ये करंट बेटा एंटी क्लॉकवाइज चलेगी ऐसे. और करंट का जो वैल्यू होगा, पहले ईएमएफ का लिखते हैं, ईएमएफ विल बी इक्वल टू इस टाइम इंटरवल में जब यहां से स्टार्ट होकर अंदर जाएगा, ईएमएफ का वैल्यू होगा बेटा BLV एंड करंट का वैल्यू जो होगा दैट इज BLV डिवाइड बाय R, वेयर R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द होल सर्किट. तो ये टाइम मैंने निकाल दिया बेटा. इतने टाइम में ईएमएफ ये होगा. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. अब इसके बाद जो दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में बेटा ये जो स्क्वायर लूप है ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुस चुका है पूरा. ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड ये यहां से स्टार्ट होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड में बेटा घुस चुका है. मैग्नेटिक फील्ड और भी आगे है, ठीक. तो जब ये पूरा घुस चुका है, अगर ये चलेगा भी ऐसे, वेलोसिटी ऐसे चलेगा, तो यहां पे तो बैटरी बनेगी ही बनेगी बेटा, जैसे कि पहले थी. अब यहां पे भी बैटरी बन जाएगी और इन दोनों बैटरीज का जो ईएमएफ होगा दैट विल बी BLV, क्योंकि अब ये वाला एंड भी मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल हो चुका है. तो अगर आप देखोगे बेटा ये दो आइडेंटिकल बैटरीज आपस में एक दूसरे को अपोज करेगी, नेट ईएमएफ विल बी इक्वल टू 0, है कि नहीं. तो अगर यहां पे नेट ईएमएफ 0 बन गया, करंट भी नहीं होगी, तो नेट ईएमएफ 0 होगा. हालांकि दो अलग अलग ब्रांचेस में ईएमएफ बन गया, लेकिन करंट का वैल्यू जो है वो बेटा 0 बनेगा, ठीक है. और नेट ईएमएफ का वैल्यू भी क्या बनेगा बेटा 0. रही बात इसकी और इसकी, इनमें तो ईएमएफ डेवलप नहीं होगा, ठीक है. तो यहां पे अब अगर हम टाइम का हिसाब लगाते हैं, फ्रॉम दिस इज द सेकेंड पार्ट, फ्रॉम t इक्वल टू L बाई V. L बाई V जो है ये प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था, L बाई V टाइम है जब ये पूरी तरह दाखिल हो गया. तो इस टाइम से आगे अगर हम बात करेंगे, फ्रॉम टाइम t इक्वल टू L बाई V टू टाइम t इक्वल टू, अब देखिए बेटा मैंने आपको बताया था ये जो फील्ड है टोटल में 3L के बराबर है.
तो एक एल ये चल चुका है यहां से यहां तक, क्योंकि इसकी खुद की लेंथ एल थी, तो जब ये फील्ड में दाखिल हो गया पूरी तरह, एक एल ये चल चुका है। अभी इसके बाद एक और एल चलेगा, उसके बाद बेटा एक और एल चलेगा, तो ये फील्ड के एंड पे पहुंच जाएगा, फील्ड से बाहर नहीं निकलेगा, फील्ड के एंड पे पहुंचेगा। तो पहले एक एल चला, उसके बाद बेटा एक और एल चलेगा, उसके बाद एक और एल, क्योंकि ये टोटल में 3L के बराबर है, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक चलने में इसको लगा L/V, और एल चलने में लगेगा 2L/V, और एल चलने में लगेगा बेटा 3L/V। सो टाइम t इक्वल टू 3L/V, यानी फील्ड के एंड पे पहुंचने में, ये फील्ड के एंड पे पहुंचने में टोटल टाइम टेकन विल बी इक्वल टू 3L/V। तो मैं आपको बोल रहा हूं इस टाइम से लेकर इस टाइम तक EMF का वैल्यू जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 0, एंड करंट का वैल्यू जो होगा दैट विल आल्सो बी इक्वल टू 0। दिस विल बिहेव एज इफ देयर इज नो नेट EMF। हालांकि इन दो ब्रांचेस में EMF तो होगा ही होगा, लेकिन ये आपस में कैंसिल करेंगे, सो देयर इज नो EMF एंड नो करंट बेटा। अब अगर मैं इसके बाद की सिचुएशन पे पहुंचता हूं, इसकी बाद की सिचुएशन ऐसी बनेगी कि यहां पे बेटा मैग्नेटिक फील्ड है, ये लूप यहां पे आप बाहर निकलने लगेगा। जैसे ही बेटा ये लूप बाहर निकलने लगेगा ऐसे, ठीक है, आप देख सकते हैं क्लियरली ये वाला एंड अभी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, और इस वाले एंड पे अभी भी वही इफेक्ट होगा बेटा, ठीक है। यहां की तरफ चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, सो दिस विल बी एट हायर एंड द लोअर, सो बैटरी विल रिमेन एज इफ। लेकिन क्योंकि ये वाला एंड मैग्नेटिक फील्ड के बाहर निकल गया, तो इसमें कोई बैटरी वगैरह नहीं बनेगी, इसमें कोई इमोशनल EMF नहीं आएगा, ठीक है। ऊपर नीचे की बात अगर करेंगे तो वहां पे तो था ही नहीं, ये अब मैग्नेटिक फील्ड के बाहर रहा। याद रहे बेटा, पहले इसमें बैटरी बनी, इसमें कुछ नहीं था, उसके बाद बेटा दोनों में बैटरीज बनी, और उसके बाद बाहर निकलने के टाइम पे इसमें बैटरी बनेगी, इसमें नहीं, तो यहां पे एक करंट चलेगी, लेकिन अब जो करंट चलेगी वो बेटा क्लॉकवाइज होगी। कंपेयर करेंगे पहले केस के साथ, पहले करंट एंटी क्लॉकवाइज थी, इन अकॉर्डेंस विद लेंजेस लॉ फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था लाइक दैट, ठीक है। और यहां पे अब करंट बेटा क्लॉकवाइज चलेगी, क्लॉकवाइज करंट लाइक दिस, ठीक है। तो यहां का जो टाइम होगा फ्रॉम t इक्वल टू 3L/V, 3L/V वो टाइम था जब ये यहां पे एंड पे पहुंचा था। अब ये बाहर निकलेगा, और जब ये पूरी तरह बाहर निकलेगा तब टाइम पहुंचा होगा 4L/V, क्योंकि इसको और L चलना है मजीद, और L इसको यहां से यहां तक चलना होगा, तब जाके ये वाला एंड भी बाहर निकलेगा। सो टू t इक्वल टू 4L/V, EMF जो होगा दैट विल बी इक्वल बेटा BLV, एंड करंट जो होगी दैट विल बी इक्वल बेटा BLV डिवाइड बाय R। This time it is clockwise, and in the first case it was anti-clockwise. ठीक है बेटा, तो अगर आपको समझ आ गया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, so I can now sketch a graph, and the graph will go like this. This is EMF as well as the current, दोनों में कोई फर्क नहीं है ज्यादा, R का फर्क है। This is time t, this is time 0, this is time t equal to L/V, this is time t equal to 2L/V, this is 3L/V, this is 4L/V. Okay, so now what happens is that from 0 to V there is an EMF, and that EMF is equal to बेटा BLV, ठीक है। तो मैं यहां पे EMF दिखाऊंगा, मैंने EMF बेटा नीचे की तरफ दिखाऊंगा, हैविंग ए वैल्यू ऑफ माइनस BLV। मैंने माइनस क्यों लिखा और मैंने नीचे की तरफ क्यों बनाया मैं आपको बताता हूं। फिलहाल L/V तक ऐसा है, उसके बाद L/V से लेकर 3L/V तक कोई EMF नहीं है,
उसके बाद 3L/V से लेकर 4L/V तक एक EMF आता है, and this EMF again has a value of BLV. This is the most appropriate graph जो मैंने यहां पे प्लॉट किया बेटा, ठीक है। बेसिकली आप बोल सकते थे सर आपने यहां पे पहले पॉजिटिव क्यों नहीं लाया, फिर उसके बाद मैं आपको पूरा जस्टिफाई करके दूंगा, एंड दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो मैं आपको बता रहा हूं। अदरवाइज अगर आपका ऐसा भी होगा ऑप्शंस में अकेला लिखा हुआ, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, वो भी ठीक है, बट दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। क्यों, मैं आपको समझाता हूं। पहली बात ये कि अगर आप ये सिचुएशन देखेंगे, यहां पे बेटा एंटी क्लॉकवाइज करंट आ रही है और ईएमएफ इस तरीके से आ रहा है, और यहां पे क्लॉकवाइज आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो फर्क रखना है। अगर हम करंट की बात करेंगे, लेट अस सपोज मैंने ये करंट के लिए ग्राफ प्लॉट किया, तो करंट के लिए ग्राफ प्लॉट करने का मतलब इट इज BLV डिवाइडेड बाय R, divided by R. This is current. We can take it like current. So I have taken what? Anti-clockwise current I have taken negative, but the clockwise is taken positive. अब ये कन्वेंशन है, ठीक है। तो जो ये कन्वेंशन है, अगर आप ऐसा करते हैं ठीक है, नहीं करते हैं वो भी ठीक है, बट दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज को ही पहले पॉजिटिव मानेंगे, फिर क्लॉकवाइज का आपको पता नेगेटिव मानना होगा, तो आपको डिफरेंट यहां पे एट्रीब्यूशन देना होगा करंट को, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, या क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। अब जो मैंने ये ग्राफ बनाया, मैंने किस चीज को मान के यहां पे एंटी क्लॉकवाइज करंट को नेगेटिव बनाया और यहां पे ये बनाया? मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिकल रीजन देता हूं। आपको बेटा पता है EMF इंड्यूस्ड जो होता है दैट इज इक्वल टू -d∅dt एज पर द लेंजेस लॉ। माइनस आपको पता है, माइनस इस्तेमाल होता है टू इंडिकेट कि जो यहां पे फ्लक्स चेंज होगा, ये इस तरीके से यहां पे करंट को जनरेट करेगा जो कि इस फ्लक्स चेंज को अपोज करता है। बट मैथमेटिकली वी हैव अ माइनस साइन, एंड दिस इज द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेटा, एंड सेम इज एप्लीकेबल फॉर द करंट। सो करंट इज इक्वल टू -d∅dt, नीचे यहां पे रेजिस्टेंस लिखनी है बस, और कोई फर्क नहीं है। तो क्योंकि यहां पे माइनस साइन है, तो अगर हम मैथमेटिकली इसका अप्रोप्रिएट आंसर देखेंगे, इन फर्स्ट केस अगर हम देखेंगे, इन फर्स्ट केस जब ये यहां पे स्क्वायर लूप अंदर जा रहा था, इसका फ्लक्स बेटा इंक्रीज हो रहा था, फ्लक्स वाज इंक्रीजिंग। व्हेन द फ्लक्स वाज इंक्रीजिंग, d∅dt यानी चेंज इन फ्लक्स विल डेफिनेटली कम आउट टू बी इक्वल टू पॉजिटिव। पॉजिटिव के सामने नेगेटिव टर्म रख दी तो ये नेगेटिव बन जाएगी। सो अकॉर्डिंगली करंट जो है वो नेगेटिव आ रही है इन अकॉर्डेंस विद दिस माइनस साइन। और जब यहां पे ये लूप बाहर निकल रहा था, इट्स फ्लक्स वाज डिक्रीजिंग। When the flux was decreasing जब भी कोई चीज होती है उसकी जो डिफरेंशिएशन चेंज अगर हम देखेंगे दैट इज बेटा नेगेटिव, डिक्रीज हो रहा है कोई चीज, सो फाइनल विल बी लेस, इनिशियल विल बी लार्ज, लाइक दैट। सो चेंज विल बी बेटा नेगेटिव, दैट नेगेटिव एंड दिस नेगेटिव विल मेक ए पॉजिटिव। तो यहां पे पॉजिटिव करंट आएगी, यहां पे नेगेटिव करंट। अदरवाइज ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का है। मैं आपको बोल रहा हूं, आप यहां पे इसको पॉजिटिव पहले को मान सकते हैं, उसके बाद इसको नेगेटिव, कुछ बुक्स ऐसा भी करते हैं, बट कीपिंग इन कंसिडरेशन ऑफ दिस इक्वेशन मोस्ट अप्रोप्रिएटली इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। EMF का भी ऐसा ही बनेगा, करंट का भी ऐसा ही बनेगा, क्योंकि इसमें खाली R की फर्क है, मैग्नीट्यूड के हिसाब से खाली R का फर्क होगा। बट होगा ये कि पहले यहां पे कांस्टेंट EMF होगा बेटा BLV, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रही तो उसके बाद कुछ नहीं होगा, और उसके बाद यहां पे EMF डेवलप हो जाएगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो इस तरीके से मैंने आपको वेरिएशन दिखाया। मैंने इसके तमाम केसेस जो है वो डिस्कस कर लिए, स्क्वायर लूप अंदर आने के टाइम पे कैसे बिहेव करता है, बीच में कैसे बिहेव करता है, और निकलने के टाइम पे बेटा कैसे बिहेव करता है, ठीक है। सो विद दिस मैं आज का लेक्चर जो है वो खत्म करता हूं बेटा, ठीक है। आप और भी क्वेश्चंस देखिए, और भी सवाल कीजिए, अभी हमें और भी काम करना, अभी हमें रोटेटिंग रॉड के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो अभी अच्छा खासा इसमें पोर्शन है, तो बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अल्लाह के हवाले बेटा।